सबको भाई लॉ इजी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग पहला टॉपिक करेंगे बार बेंच रिलेशन, बार बेंच संबंध। और ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% आएगा। तो बार बेंच संबंध के का उल्लेख करते हुए इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, बार बेंच संबंध अधिवक्ता और न्यायालय के बीच संबंध है। बार का अर्थ होता है अधिवक्ता वर्ग और बेंच का अर्थ होता है न्यायपीठ। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में पारस्परिक संबंध होने पर ही न्याय तंत्र चलमान रहता है या बनता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई.बी. चंद्रचूड़ ने कहा है कि अदालत में न्याय प्रशासन को सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बार बेंच के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नितांत आवश्यक है। न्याय प्रशासन में बार बेंच संबंध, ये पॉइंट लिख के इसको दो भाग में बांटेंगे। पहला बार और दूसरा तरफ लिखेंगे बेंच। बार के तरफ हम पॉइंट देंगे, बार एक संघ है जिसका लाइसेंस प्राप्त कर वकील अधिवक्ता बनते हैं और वे न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेते हैं या भागीदार बनते हैं। यही जज के सामने दस्तावेज प्रकट करते हैं और उस पर अभिवचन करते हैं। इस प्रकार ये बार जो है वो अधिवक्ता का एक समूह है और ये जजमेंट में सहायक बनते हैं। दूसरी तरफ बेंच में लिखेंगे, बार के विपरीत बेंच में जज होते हैं जो न्याय की कार्रवाई को अंजाम देते हैं, जिसे आदेश या फैसला कहा जाता है। बेंच जजों का एक समूह होता है। इसे हम भिन्न भिन्न प्रकार से डिनोट करते हैं, जैसे सिंगल बेंच, डबल बेंच, संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और बेंच जो होता है वो स्वयं जजमेंट देता है। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े ने कहा है कि बार बेंच की मां है, क्योंकि अधिकांश अधिवक्ता यहीं से अपना कैरियर शुरू करते हैं। माने कोई भी अधिवक्ता या न्यायाधीश यहीं से कैरियर शुरू करते हैं और फिर बेंच में शामिल होकर जज बनते हैं। यही कॉलेजियम व्यवस्था है जो विधि के अनुरूप होती है। इस प्रकार भले ही बार और बेंच अलग अलग तत्व हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, लोगों को न्याय दिलाना। बार काउंसिल की स्थापना 1951 में एस.आर. दास कमेटी के अनुशंसा पर हुई, जिसे वैधानिक निकाय के रूप में 1961 ईस्वी में मान्यता मिली और इसी मूर्त रूप को कहते हैं अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम 1961। बार ही कोर्ट को गतिमान रखता है। बार ही नैतिक आचरण के मानकों को तैयार करता है। बार ही के सदस्य ही अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर जज बनते हैं। बार एसोसिएशन ही अनुशासन बनाता है, कानून की व्याख्या करता है, सार्वजनिक सेवा भाव को पेशेवर बनाता है। अतः कभी कभी बार बेंच में वर्चस्व संघर्ष भी होता है, क्योंकि बार से ही न्यायाधीश बनते हैं। जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे, विनय चंद्र मिश्रा बनाम एस.के. कसोटे, हाई कोर्ट इलाहाबाद। इसमें जब बार काउंसिल के अध्यक्ष विनय चंद्र मिश्रा को किसी
माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया और जब जज ने उनसे सवाल पूछा तो वो भड़क गए और बोले कि हम ही जज बनाते हैं और हम ही को से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बहुत उन्होंने अभद्र टीका टिप्पणी कर दी। तो ये जो कसोटे जी थे वो सुप्रीम कोर्ट में इसका शिकायत किए और सुप्रीम कोर्ट जो है बार काउंसिल के अध्यक्ष विनय चंद्र मिश्रा को 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस तरह बार बेंच के 12 सिद्धांत हैं, 12 क्वालिटीज, 12 थ्योरी आपको बार सिद्धांत का है। याद रखिएगा, बार बेंच के 12 सिद्धांत। किताब में बहुत लिखा है लेकिन ये 12 सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला, बार बेंच को गरिमामय बनाने के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं? पहला, बार और बेंच के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें क्योंकि दोनों न्याय के आधार हैं। दूसरा, दोनों एक दूसरे के प्रति मधुरता, शालीनता और मृदुभाषी भाषा का प्रयोग करें। तीसरा, बार बेंच को क्रोध और उत्तेजना से बचना चाहिए क्योंकि दोनों तत्व सदैव अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कार्य की आशंका को बढ़ाते हैं। चौथा, बार बेंच एक दूसरे की निंदा ना करे क्योंकि निंदा से द्वेष और ईर्ष्या जन्म लेती है। पांचवा, बार बेंच में चुगली, चापलूसी, चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे व्यक्ति का चित्त और चरित्र दोनों पतन की ओर उन्मुख हो जाएंगे। छठा, अधिवक्ता और न्यायाधीश दोनों एक दूसरे का आलोचना ना करें क्योंकि दोनों कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। सातवां, न्याय के संबंध में न्यायिक कार्यों का समालोचना होना चाहिए, उसका अच्छाई और बुराई बताना चाहिए, ना कि कोई भी निर्णय का आलोचना होना चाहिए। आठवां, अधिवक्ता न्यायाधीशों के आदेशों और निर्णयों, डिक्रियों पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करें क्योंकि यह कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर आ जाएगा और अधिवक्ता को सजा भी हो सकती है। नौवां, अगर आदेश या निर्देश गलत हो या त्रुटिपूर्ण हो तो इसके विरुद्ध विधिवत अपील करनी चाहिए, पुनरीक्षण का प्रावधान करना चाहिए, पुनराविलोकन का प्रार्थना करना चाहिए, न कि उसका आलोचना करना चाहिए। 10वां, बार बेंच दोनों को एक दूसरे के निजी जीवन में ताक झांक नहीं करना चाहिए, ना कोई कमेंट पास करना चाहिए। 11वां, बेंच के सदस्य को यह प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए कि वे दंडाधिकारी हैं तथा अधिवक्ता को भी यह प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए कि दंड का आधार वही तय करते हैं क्योंकि अधिवक्ता जो अभिवचन करता है उसी के में जो आर्टिकल और धारा के तहत न्यायाधीश न्याय देते हैं, इसलिए दोनों में सामंजस्य बना के रखना चाहिए। 12वां, लास्ट, बार बेंच का संबंध दोस्ताना होना चाहिए क्योंकि सहयोग से प्रेम अंकुरित होता है। दोनों को विपदा और आपदा में या संकट काल में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यही बार बेंच का जो है आपको संबंध है। अब इसी में एक क्वेश्चन बना देता है कि बार बेंच में अंतर क्या है। तो पहला अंतर, बार बेंच में पहला अंतर, बार अधिवक्ता का समूह है और इधर बेंच जजों का समूह है। दूसरा, बार जजमेंट में सहायक होते हैं लेकिन बेंच स्वयं जजमेंट देता है। तीसरा, बार के सदस्य चलयमान होते हैं लेकिन बेंच प्रायः स्थिर होते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि अधिवक्ता कोर्ट में जाकर किसी भी निर्णय का पर बहस करते हैं, तो बेंच
प्रायः स्थिर रहता है, लेकिन परिस्थितियों के मांग के अनुसार कहीं कोर्ट बैठ भी सकता है। इसलिए बेंच प्रायः स्थिर रहता है और विशेष परिस्थिति में गतिशील होता है। बार अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत कार्य करता है। बार और बेंच न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 की धारा 2-3 के अंतर्गत कार्य करता है। 5वां, LLB पास करने के बाद कानूनी विधि प्रक्रिया के द्वारा कोई अधिवक्ता बनता है। बेंच का न्यायाधीश बनने के लिए LLB, अधिवक्ता और 10 वर्ष का अनुभव जरूरी है। 6, अधिवक्ता के बैठने के स्थान को बार कहते हैं और न्यायाधीश के बैठने के स्थान को बेंच कहते हैं। 7वां, बार काउंसिल से नाम हटने पर कोई जज नहीं बन सकता है, लेकिन एक जज त्याग पत्र देकर बार काउंसिल का सदस्य बन सकता है। यही बार और बेंच के बीच में अंतर है और बार और बेंच के बीच में संबंध है। आगे हमारा दूसरा टॉपिक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन, कार्य और शक्तियां। फंक्शन, वर्क एंड पावर बार काउंसिल। दूसरा टॉपिक, स्टेट बार काउंसिल से तात्पर्य एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 3 के अधीन गठित कानून विशेषज्ञ परिषद से है, जिसका सुझाव सर्वप्रथम 1926 में एडवर्ड चेमियार ने दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम 1951 में SR दास कमेटी ने SBC के गठन पर बल दिया। माने SBC का मतलब स्टेट बार काउंसिल, जिसके परिणाम स्वरूप एडवोकेट एक्ट 1961 बना और उसे एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट काउंसिल ये एक संवैधानिक निकाय है, इसको कोई भी रद्द या भंग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार बार काउंसिल की व्यवस्था का स्वरूप को हम 4 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला, बार काउंसिल का गठन। दूसरा, बार काउंसिल संवैधानिक निकाय होना। तीसरा, बार काउंसिल के क्या कार्य हैं। और चौथा, बार काउंसिल का शक्तियां। तो उसी के नीचे डायग्राम बना के बार काउंसिल का गठन जो है वो धारा 3 में है। बार काउंसिल संवैधानिक निकाय है, यह बात धारा 5 कहता है। बार काउंसिल के क्या कार्य हैं, ये धारा 6 और 7 कहता है। और बार काउंसिल की क्या शक्तियां हैं, ये 9, 10, 12, 28 और 35 धारा कहती है। अब जो है पहला टॉपिक हम जो आपको बताएं, बार काउंसिल ऑफ का गठन, इसका हमको डिटेल करना है। तो देखिए, बार काउंसिल का गठन धारा 3, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि 5000 से अधिक 5000 वाले निर्वाचन मंडल के विधिक परिषद, जैसे कहीं 5000 अगर सदस्य हैं तो वहां पर जो विधिक परिषद बनेगा उसमें 15 सदस्य होंगे। जहां 5000 से 10,000 वाला निर्वाचक मंडल बनेगा वहां 20 सदस्य होंगे। जहां 10,000 से अधिक सदस्य होंगे वहां पर 25 सदस्य उसके बार काउंसिल के प्रमुख सदस्य होंगे। तो देखिए, ये जो ना अधिवक्ता और वकील में अंतर है कि अधिवक्ता को बार काउंसिल द्वारा नॉमिनेट कर लिया जाता है, वो बार काउंसिल का परीक्षा में पास करके अधिवक्ता बनते हैं। और सिर्फ अधिवक्ता को ही बार काउंसिल में वोट देने का अधिकार है। ये जान जाइएगा कि वकील को वोट देने का अधिकार नहीं है। वकील कार्य को संपादित करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन अधिवक्ता पूर्ण रूप से केस का हैंडल करते हैं। तो अगर आप केस का हैंडल करना चाहते हैं, जज के सामने बहस करना चाहते हैं, अपने वकालतनामा पर साइन करके जज के सामने प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं, तो एडवोकेट होना अनिवार्य है।
ठीक है। आगे इसी में है कि भारत माने इंडियन बार काउंसिल में महा सॉलिसिटर जनरल एवं राज्य विधिक परिषद की दशा में महाधिवक्ता राज्य का पदेन सदस्य होगा। इसी में पॉइंट आगे कि सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होगी। देखिए, इसी माध्यम से ना राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जब किसी बार के सदस्य का चुनाव होता है, जैसे आप हमको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं कि ये निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति क्या है। जैसे राष्ट्रपति में 3 आदमी खड़ा हुआ, तो जितने लोग संसद माने राज्यसभा और लोकसभा के जितने सदस्य हैं, वो तीनों राष्ट्रपति का जो वोटर कार्ड होगा उसमें प्राथमिकता देंगे कि मैंने पहली प्राथमिकता दी राजेंद्र प्रसाद को, दूसरी प्राथमिकता नीलम संजीवा रेड्डी को दी और तीसरी प्राथमिकता इस व्यक्ति को दी। उसको तीनों को वोट करना है और उसमें पहले को प्रधानता देना है, दूसरे को प्रधानता देना है, तीसरे को प्रधानता देना है। और जब उसका चुनाव होगा तो देखा जाएगा कि ज्यादा प्रधानता किसको मिला है, उसके बाद किसको मिला है, उसी आधार पर राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होते हैं। तो वही बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जब निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन होता है, जो मुख्य प्रमुख होते हैं, उसके लिए यही पद्धति अपनाया जाता है। बार काउंसिल में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। निर्वाचित सदस्यों के आधे अधिवक्ता, जितना हम जो बताए हैं, अधिवक्ता का जितना संगठन है उसमें कितने कितने सदस्य होंगे, 15, 20, 25, इसमें से आधे सदस्य को 10 वर्ष का कोर्ट का अनुभव होना चाहिए। बार के सदस्यों को मतदान करने और सदस्य चुनने का अधिकार होना चाहिए। समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना भी जरूरी है। दूसरा हम आपको बताए थे कि बार काउंसिल का संवैधानिक निकाय होना, ये धारा 5 में है। ये 5 थ्योरी इस पर काम करता है। दूसरा जो बताए हैं बार काउंसिल का संवैधानिक निकाय होना, धारा 5, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि किसी भी केस को लड़ने का वास्तविक उत्तराधिकार अधिवक्ता के पास होता है। एकदम कोई भी केस लड़ने का वह उत्तराधिकारी होता है। दूसरा, इसका एक सामान्य मोहर और एक हस्ताक्षर होता है। तीसरा, संपत्तियां अर्जित एवं हस्तांतरित कराने की शक्ति इसे होती है। चौथा, यह कोई भी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कराने का इसको अधिकार होता है और किसी के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार होता है। ये बार काउंसिल का निकाय होना का 5 अधिकार है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट में जाएंगे, बार काउंसिल के कार्य, धारा 6 और 7। तो इसमें हम ना 7 थ्योरी का प्रयोग करते हैं। 7 प्रमुख कार्य है बार विधिक परिषद का कार्य है। पहला, नामावली में बार काउंसिल का नामावली में अधिवक्ताओं का नाम प्रविष्ट करना, ये कार्य है। दूसरा, अधिवक्ता के कदाचार के मामले में वाद ग्रहण करना। अगर कोई अधिवक्ता गलत काम करता है तो ये वाद ग्रहण कर सकता है। इस तरह बार ही एक प्रकार का कोर्ट बन जाता है। तीसरा, अधिवक्ता के अधिकार और विशेषाधिकार का रक्षा करना। चौथा, विभिन्न प्रकार के विधिक त्रुटियों को सुधारना एवं विधि से संबंधित कानूनी पत्र पत्रिकाएं, लेख प्रकाशित करना। पांचवा, विधिक परिषद के फंड का सही इस्तेमाल करना और विधिक प्रबंधन का सही प्रबंध भी करना। छठा, निर्वाचन का व्यवस्था करना और विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय का निरीक्षण करना भी बार काउंसिल का जो है प्रमुख अधिकार है। सातवां सबसे प्रमुख, कि किसी भी निर्धन व्यक्ति, निःशक्त व्यक्ति और जो माने केस लड़ने के लायक नहीं है, उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का
प्रयास करेगा और जितने भी अधिनियम बने हैं उसके शर्तों का वो अच्छी तरह से पालन करवाएगा। ये 7 हैं विधिक परिषद के कार्य। अब आगे हम जो पॉइंट था बार काउंसिल की शक्तियां, तो बार काउंसिल की शक्तियां जो है ये धारा 9 में है, धारा 10 में है, धारा 12 है, 28 है और 35 है। तो इसी को हम पहला जो है वो क्या है 9 और 10। तो देखिए 9-10 में क्या है, 9-10 में है समितियां या सदस्यों का गठन। माने इसमें बार काउंसिल क्या करता है, कोई नामांकन समिति बनाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति हैं जो विभिन्न प्रकार के वकील का या अधिवक्ता का जिनके पास माने एलएलबी का डिग्री है उसको नामांकित कीजिए। माने समितियां बनती हैं नामांकन के लिए। दूसरा कार्यकारिणी करनी समिति, माने बार काउंसिल में क्या क्या कार्य हो रहा है उसके देखरेख के लिए कार्यकारिणी समिति बनती है। और दूसरा है विधिक सहायता समिति, माने किसी को अगर विधि का ज्ञान प्राप्त करना है तो विधिक सहायता समिति से मिल सकता है। चौथा है अनुशासन समिति, बार काउंसिल का क्या अनुशासन होगा उसके संदर्भ में अनुशासन समिति बनता है और ये सभी सदस्य सरकारी पेमेंट पर जीते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, पहला तो हम बता दिए कि शक्तियां में क्या है 9 और 10, और दूसरा है लेख तथा लेख परीक्षण करने की शक्ति, ये धारा 12 में है। इसके अंतर्गत क्या बात रखेंगे कि जो केस से संबंधित लेख और बही खाता है उसको सही जगह रखिए कि भुला ना जाए। लेख लेखा का उचित समय पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी रहेंगे और ये अधिकारी जो है भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष कितना केस सॉल्व हुआ है इसका जानकारी देंगे और जानकारी देकर कुछ सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को राजपत्र माने ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करेंगे। ये उसका 12 धारा 12 में ये अधिकार है, इसका शक्तियां है। अब आगे जो है तीसरा हम बताएं कि धारा 28 में नियम बनाने की शक्ति है। अब नियम बनाने की शक्ति क्या है, तो धारा 28 में नामावली में नाम दर्ज कराने की शक्ति है उसके पास। नामांकन हेतु फी लेने का शक्ति है उसके पास। अधिवक्ता बनाने के लिए एज बाध्यता को जो खत्म कर दिया गया है वो बार काउंसिल ही किया है। पहले ऐसा था कि 45 वर्ष के बाद कोई अधिवक्ता नहीं बन सकता है, लेकिन उसको अब ये खत्म कर दिया गया है। आगे किसी भी अधिवक्ता जो सही ढंग से कार्य नहीं करते उसका लाइसेंस रद्द करने का शक्ति है, यही है नियम बनाने की शक्ति। और आगे जो है धारा 35 में है कि कदाचार के संबंध में दंड देने की शक्ति, अर्थात शिकायत जो है कोई करता है बार काउंसिल में तो उसका खारिज किया जा सकता है या एक तारीख तय करके उस वाद को शुरू किया जा सकता है। कुछ समय के लिए उसकी शक्ति है कि किसी अधिवक्ता को निलंबित कर सकता है। शक्ति उसके पास है कि अगर आपराधिक श्रेणी का कोई अगर वाद आता है किसी अधिवक्ता पर तो उसका नामावली से नाम भी हटा सकता है, उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है और आपराधिक मामले में अधिवक्ता का लाइसेंस रद्द करके उस पर मुजरिम जैसा वाद चलाया जाता है। यही जो है बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्य शक्ति और उसका गठन संबंधी प्रावधान है। उसके बाद आगे तीसरा टॉपिक है दीवानी अवमानना एंड आपराधिक अवमानना, अर्थात सिविल कंटेम्प्ट या और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये जो चीज है वो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत आता है। तो दोनों को अंतर लिखने का 9-10 अंतर बता देंगे तो आप दीवानी अवमानना और आपराधिक अवमानना लिख लेंगे। देखिए दीवानी अवमानना यह धारा 2B के अंतर्गत परिभाषित है और आपराधिक अवमानना जो है धारा 2C के अंतर्गत प्रभावित है। दीवानी मामला में यह न्याय के किसी आदेश, निर्देश, निर्णय, डिक्री या रीट के विरुद्ध होता है। लेकिन आपराधिक मामला क्या है, आपराधिक मामला है कि जैसे कोर्ट में ही आप अपने परिवचन या अभिवचन से बदल गए,
कोर्ट के सामने बदतमीजी कर दिए, तो ये जो है आपराधिक अवमानना हुआ। तीसरा, सिविल दीवानी मामले में इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, और आपराधिक में इसमें न्याय प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप या विघ्न डालकर या कोई अभिवचन को झुठला दिया जाता है, तो ये दंड का भागी हो जाता है। लेकिन दीवानी मामले में क्या है कि कोई अदालत का आदेश है तो आप उसको बोल सकते हैं कि इस आदेश के प्रति दूसरा जगह पर अपील कर सकते हैं, उसका वो आप नहीं मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दंड दे देगा। सिविल मामला जो होता है, अवमानना जो होता है, इसकी गंभीरता कम होती है, लेकिन आपराधिक अति गंभीर और संगीन मामले होते हैं। दीवानी मामला में अवमानकर्ता जो है उसको कभी-कभी बिना शर्त माफी दे दिया जाता है कि चलो भाई आगे से आप ऐसा काम नहीं करना, लेकिन आपराधिक अवमानना में माफी का सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि इसमें दंड संभव है। दीवानी मामलों में अपने आचरण को सुधारने का या सुधरने का अधिकार है, लेकिन आपराधिक मामला जो है वह संज्ञेय है, इसलिए इसमें सुधरने का कोई मौका नहीं मिलता है। आगे सिविल मामला जो है, अवमानना जो है वो अप्रत्यक्ष अवमानना है, मतलब आप कोई निर्णय का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपराधिक अवमानना जो है प्रत्यक्ष है, आप अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो तुरंत आपको दंड होगा। आगे सिविल मामला में न्यायाधीश प्रायः नाराज नहीं होते हैं, लेकिन आपराधिक मामला में न्यायाधीश उग्र और नाराज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ छल प्रपंच होता है और कोर्ट कलंकित होता है। लास्ट पॉइंट, दीवानी अवमानना में साक्ष्य देकर आदेश को बदला जा सकता है, अपील के माध्यम से या कोर्ट में प्रार्थना प्राप्त करे कि अपने विचार पर पुनरीक्षण करे। लेकिन आपराधिक अवमानना में ऐसे अवमानना में साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप कोर्ट के सामने कुछ गलत ऐसा कर देते हैं कि वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये जो अवमानना है, दीवानी अवमानना या आपराधिक अवमानना, इसका प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला, न्याय प्रशासन को कलंकित करने का प्रयास, जैसे उस पर लांछन लगा देना या उसका आदेश का विरोध करना, पहला। दूसरा हुआ कि न्यायिक कार्रवाई में विघ्न डालना या परिवचन को झुठला देना, जैसे कोई केस को ना आप कोई हस्तक्षेप करके रोक रहे हैं या झूठा दस्तावेज पेश कर रहे हैं, तो दो तरीका से कोर्ट का अवमानना होता है। एक तो आप उसका बात नहीं मानते हैं, या दूसरा वो जो बात कर रहा है उसमें आप झूठा कोई गवाह दे देते हैं। तो यही जो है वो दीवानी और आपराधिक अवमानना है। आगे चौथा टॉपिक है हमारा अधिवक्ता के अधिकार और विशेषता, राइट ऑफ एडवोकेट एंड ऑन क्वालिटी, उसका क्वालिटी क्या है। तो अधिवक्ता अपने क्लाइंट की पैरवी अच्छी तरह से कर सके तथा वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष रूप से अपनी बात न्यायालय में रख सके, इसके लिए अधिवक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अधिवक्ता के ये 12 राइट्स ऑफ एडवोकेट, 12 राइट्स ऑफ एडवोकेट क्या क्या है जो अधिवक्ता के प्रोफेशन को गरिमामय बनाता है। तो पहला राइट उसका अधिवक्ता का है कि अपने पक्षकार का पैरवी के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। इसके लिए उसे LLB की डिग्री और बार काउंसिल की सदस्यता अनिवार्य है। ये पहला अधिकार उसको मिला हुआ है, हर आदमी पैरवी नहीं कर सकता है किसी का। दूसरा, अपने पक्षकार की ओर से राजीनामा न्यायालय में पेश करने का अधिकार, माने जो अभिवचन लिखता है उस पर उसका हस्ताक्षर होके वो न्यायालय में पेश करने का उसको अधिकार है। तीसरा, न्यायालय में उसे बैठने और बोलने का अधिकार है, क्योंकि यह न्यायालय के मान्यता प्राप्त ऑफिसर है। चौथा, अधिवक्ता द्वारा
अपने पक्षकार का दस्तावेज का परीक्षण करने एवं विपक्ष का निरीक्षण अर्थात जिरह करने का भी अधिकार है। पांचवा, अपने पक्षकार से संबंधित मामलों में किसी कार्रवाई का आदेश, निर्णय, डिक्री का प्रतिलिपि भी पाने का उनको अधिकार है, क्योंकि निर्णय और बहस के दौरान इन कागजों की जरूरत पड़ती है और न्यायालय सही वस्तु स्थिति को जान पाता है, क्योंकि न्यायालय के पास बहुत सारा केस पड़ा होता है। इसलिए कभी-कभी न्यायालय को अपना पिछला रिकॉर्ड याद नहीं रखता है कि इसमें क्या फैसला दिए हैं, तो अधिवक्ता तुरंत दिखाएगा, सर देखिए ये आपका फैसला है। छठा, अधिवक्ता को किसी भी न्यायालय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों को पेश करने का अधिकार। माने किसी भी अधिवक्ता को अगर कोई केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय उसके पास है और उसी से संबंधित कोई मैटर चल रहा है, तो वह बताएगा अधिवक्ता कि सर ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये निर्णय दिया है, आप जो है इस पर गौर फरमाएं। तो ये भी अधिवक्ता का अधिकार है। सातवां, किसी पक्षकार या गवाह के अनुपस्थिति पेश करने का अधिकार, ब्रीफ पेश करने का अधिकार। कोई उसका गवाह या पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसकी अनुपस्थिति का कारण बताएगा, ये भी अधिकार अधिवक्ता को है। आठवां, अधिवक्ता को किसी स्थान, किसी लेखा, किसी फर्म का निरीक्षण हेतु कमिश्नर नियुक्त करने का भी अधिकार है। ये कोई जज भी दे सकता है और बार काउंसिल का अध्यक्ष भी दे सकता है। नौवां, पैरवी के दौरान अगर अपने पक्षकार के संबंध में उसको कोई गुप्त सूचना मिलता है अधिवक्ता को कि मेरा जो पक्षकार है वो मर्डरर है या कोई खराब आचरण वाला है, तो ऐसी सूचना को प्रकट करने के लिए अधिवक्ता विवश नहीं है। वह अपने हित के लिए उसको छुपाने का भी उसको अधिकार है। उसके बाद 10वां, पक्षकारों की ओर से पैरवी के लिए उचित प्रासरमिक लेने का भी उसको अधिकार है। यह प्रासरमिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है अगर पक्षकार पैसा देने में तुरंत सक्षम नहीं है। 11वां, नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्त होने का भी उसको अधिकार है, जो कागज पर एफिडेविट करते हैं। और 12वां लास्ट, अगर कोई विवादास्पद मामला है, कोई वादग्रस्त संपत्ति है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय अधिवक्ता को उस विवादास्पद चीज का या उस विवादग्रस्त संपत्ति का रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है, माने संरक्षक भी उसका नियुक्त कर सकता है। ये 12 जो है एडवोकेट के अधिकार हैं। आगे, क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंड एबल एडवोकेट, अधिवक्ता के गुण या विशेषता क्या होते हैं? तो पहला, ये 9 थ्योरी याद रखिएगा कि जिस अधिवक्ता में ये 9 गुण होंगे वही उनकी विशेषता होगी। पहला, अधिवक्ता का सर्वप्रथम पहला गुण होगा उसका ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी के बल पर ही न्यायतंत्र चलता है। दूसरा गुण है अधिवक्ता का कि अपने कार्य के प्रति पारदर्शिता, इक्वालिटी, ताकि पक्षकार का विश्वास बना रहे। तीसरा गुण क्या है? अधिवक्ता में वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, कठोर परिश्रमी होना चाहिए एवं सभ्य होना चाहिए। तीसरा गुण क्या है? अधिवक्ता में उत्कृष्टता होनी चाहिए, अर्थात बेहतरीन नीति, बेहतरीन प्लान, बेहतरीन सेवा, बेहतर प्रदर्शन, इस प्रकार उत्कृष्टता सर्वोत्तम तरीकों को खोजती है। चौथा गुण व्यवहारिकता है, यह किसी भी व्यक्तित्व को निखारता है, उसे प्रसिद्धि प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होती है। पांचवा गुण है बेहतर विधिक ज्ञान और ठोस तार्किक शक्ति, ताकि वह अपने तथ्यों या वस्तु स्थिति को स्पष्ट रूप से पकड़ ले और टू द पॉइंट बहस करे। छठा गुण है अभिव्यक्ति की कला, अर्थात बात को अभिव्यक्त करने की चातुरता होनी चाहिए। समयानुसार आर्टिकल और धारा को
सुंदर भाषा एवं प्रभावी बोली में बोलने का उसके पास क्वालिटी होना चाहिए। 7वां गुण क्या है? अधिवक्ता में साहस होना चाहिए, अर्थात अपने पक्ष को निडरता और निर्भीकता से रखना चाहिए। सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। केस हारने पर भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि निर्णय के विरुद्ध अपील की तैयारी करनी चाहिए। 8वां महत्वपूर्ण गुण है निष्पक्षता, अर्थात केस जीतना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चाई की जीत होना उद्देश्य होना चाहिए, ताकि न्याय तंत्र कलंकित ना हो। 9वां गुण है समानता, अर्थात प्रतिस्पर्धा के दौर में गलत तरीकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सभी के साथ समानता, सद्भाव रखना चाहिए। किसी दोषी का बचना या निर्देश को सजा होना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इससे न्याय तंत्र बदनाम होता है। इतना